हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बायोलॉजी की पिछली क्लास में हम लोगों ने जल प्रदूषण के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने बीओडी के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण नियंत्रण, यानी कि जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, यानी कि जल प्रदूषण को किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। तो जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अपमार्जकों में एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के स्थान पर लीनियर एल्किल सल्फोनेट का प्रयोग किया जाना चाहिए। देखिए, एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है, इनके स्थान पर लीनियर एल्किल सल्फोनेट का प्रयोग करना चाहिए। लीनियर एल्किल सल्फोनेट, है ना, जो कि अपमार्जकों का उपयोग होता है घरों में, उनमें एल्किल बेंजीन सल्फोनेट का उपयोग किया जाता है। तो इसके स्थान पर अगर हम लीनियर एल्किल सल्फोनेट का उपयोग करेंगे अपमार्जकों में, तो जब ये अपमार्जक घरेलू वाहित मल के द्वारा जब जलीय स्रोतों में बहेंगे या बहाए जाएंगे, तो इससे वाटर जो है कम पोल्यूटेड होगा। नेक्स्ट है कि कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को कम करने के लिए सेप्टिक टैंक, यानी कि ऑक्सीकरण ताल तथा फिल्टर बेड का प्रयोग करना चाहिए। जो अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, वाटर ट्रीटमेंट वाला जो हमने पढ़ा था कि वाटर ट्रीटमेंट में किस प्रकार से वाटर को पहले, सीवेज वाटर को पहले ट्रीटमेंट कर दिया जाए, अगर उसका शोधन कर दिया जाए, उसके बाद अगर उसे जलीय स्रोतों में बहाया जाए, तो जल प्रदूषण पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ ऐसी मछलियाँ होती हैं, कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो कि जलीय स्रोतों में रहने वाले हानिकारक जंतुओं को खा करके, उनको नष्ट करके जल को प्रदूषित होने से बचाते हैं। जैसे कि एक मछली है जिसका नाम है गैम्बूशिया। गैम्बूशिया मछली जो है, ये जलीय स्रोतों में जो मच्छरों के लार्वा होते हैं, उनको ये अपने भोजन के रूप में ग्रहण करती है। तो गैम्बूसिया मछली के पालन से क्या होता है, मच्छरों पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से कछुए वगैरह हैं या कुछ अन्य जंतु हैं जलीय, जो कि काफ़ी हद तक जल को प्रदूषित होने से बचाते हैं। नेक्स्ट हम कर सकते हैं कि हमें अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे कि जलकुंभी, तो जलकुंभी को भी अधिक मात्रा में विकसित होने से रोकना चाहिए। जलकुंभी जैसे आप लोग आसपास तालाबों में देखिए, जलकुंभी बहुत तेजी से फैलता है। ठीक है, और ये पूरे जल की सतह पर फैल जाता है, जिससे क्या होता है, उस जल में रहने वाले जीव जंतुओं तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और धीरे धीरे जल सड़ने लगता है। तो जलकुंभी आदि को भी हटाना चाहिए जलीय स्रोतों से। तो इस प्रकार से भी जल को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा प्रदूषित करने वाले या प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को, कारखानों को शहर से दूर लगाना चाहिए। उद्योगों और कारखानों की स्थापना जो है वो शहर से दूर करनी चाहिए। ठीक है, और इनसे निकलने वाले कचरों को शोधन के पश्चात ही जलीय स्रोतों में प्रवाहित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है, शवों को जलीय स्रोतों में बहाने से रोकना चाहिए। शवों आदि का प्रदाह नहीं करना चाहिए जलीय स्रोतों में। ठीक है, इसके अलावा चूना, फिटकरी, फेरिक क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड आदि का उपयोग जल को शोधन करने के लिए किया जाना चाहिए। चूना, फिटकरी,
ठीक है। फेरिक क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड आदि का उपयोग जो है प्रदूषित जल को शुद्ध करने के लिए किया जा सकता है। और प्रदूषण संबंधी नियमों का बहुत ही ईमानदारी और कड़ाई से पालन करने पर भी जल प्रदूषण पर काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब नेक्स्ट है हमारा मृदा प्रदूषण। तो मृदा भी कई प्रकार के कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो इन पदार्थों की मात्रा में जब किसी भी प्रकार से कोई अवांछनीय परिवर्तन उत्पन्न होता है तो उसे हम कहते हैं मृदा प्रदूषण। जैसे कि आजकल अधिक मात्रा में फसलों को प्राप्त करने के लिए, फसल की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और फंगिसाइड्स का प्रयोग भी काफ़ी मात्रा में किया जाता है। तो इससे क्या होता है, फसलों का उत्पादन तो अधिक होता है लेकिन मृदा की रासायनिक गुणवत्ता को ये हानि भी पहुंचाते हैं। ठीक है। और जिससे कि मृदा में रहने वाले जीव, इसके अलावा मृदा में उपस्थित जल, सतही जल आदि भी प्रभावित होते हैं और प्रदूषित होते हैं। ठीक है। अधिकतर कीटों को नष्ट करने के लिए डीडीटी, बीएचसी, एल्ड्रिन, डाई एल्ड्रिन आदि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से डीडीटी का उपयोग जो है बंद कर दिया गया है इस समय, लेकिन फिर भी ये मलेरिया की रोकथाम के लिए, मच्छरों की रोकथाम के लिए डीडीटी का उपयोग किया जा रहा है आज भी। ठीक है। कुछ खरपतवार नाशी हैं जैसे कि 2,4-D और 2,4,5-T। ठीक है। इनका उपयोग जो है खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो इनका सबसे ज़्यादा हानिकारक प्रभाव ये है कि ये जो है पौधों से जो कीटाणु हैं या खेतों से जो कीट हैं या फिर रोडेंट वगैरह हैं उनको तो नष्ट करते हैं, लेकिन ये शीघ्र नष्ट नहीं होते, स्वयं भी ये नष्ट नहीं होते। ये मृदा में या जलीय स्रोतों में उपस्थित रहते हैं। ठीक है। और इन मृदा पर या जलीय स्रोतों पर निर्भर रहने वाले जीव जंतु जब इनका सेवन करते हैं तो इनके शरीर में पहुंच जाते हैं और अनेक बीमारियों को जन्म देते हैं। इसलिए इनको कहा जाता है कि ये अक्षयकारी हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। इसी प्रकार से उर्वरकों का भी उपयोग करने से फसल की उपज में तो अधिक होती है, लेकिन क्या है, बार बार जब इनका उपयोग किया जाता है फसल की उपज को बढ़ाने के लिए तो मृदा की जो उपज की क्षमता होती है, यानी कि जो वहाँ पे मिट्टी होती है उसकी उपज की क्षमता में कमी आने लगती है। ठीक है। क्यों कमी आने लगती है? क्योंकि सूक्ष्म जीव को ये नष्ट कर देते हैं। उर्वरकों के अधिक उपयोग से सूक्ष्म जीव नष्ट होने लगते हैं मृदा में, जिससे कि मृदा में लवणता की मात्रा अधिक हो जाती है ना। और ये जल के साथ बहकर या वर्षा के जल के साथ बहकर जलाशय में पहुंच जाते हैं, जिससे कि सुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये उर्वरक जो है वर्षा के जल के साथ जलाशय या जलीय स्रोतों में पहुंच जाते हैं, जिससे कि सुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पिछली क्लास में मैंने सुपोषण के बारे में आप लोगों को बताया है। नेक्स्ट है खाद। खाद क्या होता है? पालतू पशुओं के मल मूत्र, कूड़ा कचरा, सीवेज वेस्ट आदि से सूक्ष्म जीवों द्वारा जो तैयार पदार्थ होता है उसे हम खाद कहते हैं। तो खाद से मृदा को हानि नहीं पहुंचती है, बल्कि खादों का या फिर कह सकते हैं अकार्बनिक खादों का प्रयोग जो है करना चाहिए, जिससे कि मृदा की गुणवत्ता बनी रहती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है ठोस अपशिष्ट। ठोस अपशिष्ट में वे सभी चीज़ें सम्मिलित होंगी जो उपयोग के बाद कूड़े कचरे में फेंक दी जाती हैं। ठीक है। जैसे कि घरों, कार्यालयों, भंडारों, विद्यालयों
आदि से जो रद्दी में फेंकी गई चीज़ें हैं वे सभी ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत ही आएंगी, जैसे कि कागज, खाद्य अपशिष्ट, कांच, धातु, रबड़, चमड़ा, वस्त्र आदि। नेक्स्ट है हमारा ठोस अपशिष्टों का वर्गीकरण। तो ठोस अपशिष्टों को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है जैव निम्नीकरण अपशिष्ट, दूसरा है जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट और तीसरा है पुनःचक्रणीय अपशिष्ट। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट क्या होते हैं? वे अपशिष्ट या वे अवांछनीय पदार्थ जिनका जैविक रूप से अपघटन होता हो, उसे बोलते हैं जैव निम्नीकरण अपशिष्ट, यानी कि जो नष्ट हो सके, जैसे कि जंतुओं के मलमूत्र, वाहित मल, कृषि द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट, मृत पेड़ पौधे, कागज, कपड़े आदि। जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट क्या होंगे? वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक रूप से अपघटन न हो, उसे हम कहते हैं जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट। ठीक है, जैव निम्नीकरण क्या था? जिनका जैविक रूप से अपघटन हो रहा था, और जैव अनिम्नीकरण जिनका जैविक रूप से अपघटन ना हो, जैसे कि इंसेक्टिसाइड, डीडीटी, सीसा, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, रेडियोधर्मी पदार्थ आदि। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा पुनःचक्रणीय अपशिष्ट। तो ये वे अपशिष्ट होते हैं जिनको पुनःचक्रण द्वारा, रिसाइकिल द्वारा पुनः उपयोग में लाया जा सके, तो इन्हें बोलते हैं पुनःचक्रण अपशिष्ट। ठीक, नेक्स्ट है अपशिष्टों के निपटारे का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। देखिए, उपयोग के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको जब खुले में फेंक दिया जाता है तो उस पर अनेक प्रकार से छोटे जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं, अनेक प्रकार के, जैसे चूहे, मक्खियाँ, ठीक है, मच्छर आदि। तो इन अपशिष्टों को उपयोग के बाद जब फेंका जाता है तो उनका वहीं पर निपटारा भी कर देना चाहिए, ताकि इस पर अनेक रोग पहुंचाने वाले जीव जंतु उत्पन्न ना हो सके। तो साधारण रूप से अपशिष्टों को निपटारा करने के लिए क्या किया जाता है? उन्हें जला दिया जाता है, लेकिन जलाना सही तो होता नहीं है ना? क्यों? क्योंकि जलाने से जब अधिक मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न होंगे और उनको जब जलाया जाएगा तो वो वातावरण को प्रदूषित करेंगे, वो वायु प्रदूषण का भी कारक बन सकते हैं, है ना? तो क्या करना चाहिए इनको कि अपशिष्ट जो प्राप्त हो रहे हैं उनको कोई किसी गड्ढे में दबा देना चाहिए। ठीक है, अपशिष्टों को गड्ढों में भी दबाया जा सकता है ना? या फिर ऐसे पदार्थ जिनका पुनःचक्रण हो सके, जिन्हें रिसाइकिल द्वारा पुनः उपयोग किया जा सके, उनको हम पुनः से उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी अपशिष्ट का निपटान किया जा सकता है। ठीक है, तो पुनःचक्रण द्वारा अपशिष्टों का प्रबंधन किया जा सकता है। ठीक है, या फिर वैज्ञानिक तरीकों से अपशिष्टों को शहर के बाहर बंजर भूमि में गड्ढों में दफन किया जा सकता है। बंजर भूमि में गड्ढे बनाकर उसमें दफन किया जा सकता है। ठीक है, बंजर भूमि यानी ऐसी भूमि जहाँ पे फसलों का उत्पादन न किया जा सके। ठीक है, वो किसी भी प्रकार से फसलों के उत्पादन के लिए उपयोगी ना हो, ऐसी भूमि बंजर भूमि कहलाती है। इसी प्रकार से जैसे प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक की थैलियों का भी उपयोग हम कम कर सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? जूट की थैली यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसे पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं जो कि जिसमें प्लास्टिक की आवश्यकता ही ना पड़े। तो इससे भी प्लास्टिक पर निर्भरता काफ़ी हद तक कम होगी और अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा भी कम उत्पन्न होगी। प्लास्टिक इस समय इतना बड़ा पर्यावरण का, या फिर कह सकते प्रदूषण का एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गया है प्लास्टिक के कारण। तो प्लास्टिक से अनेक सामान बनाए जा सकते हैं, या उसे फिर से यूज़ कर सकते हैं, उनके उपयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग जैसे चटाई वगैरह बनाने में, या फिर अधिक मात्रा में प्लास्टिक
जब उत्पन्न हो रहा हो तो उसका उपयोग सड़क बनाने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे कि सड़क बनाते समय कोल तार का उपयोग किया जाता है, तो कोल तार की जगह अगर प्लास्टिक का उपयोग किया जाए तो भी प्लास्टिक का नियंत्रण काफ़ी हद तक हो सकता है। इसी प्रकार से अस्पताल से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जैसे कि डिस्पोजल इंजेक्शन, रुई, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, तो यहाँ वहाँ उसको फेंकने से अच्छा है कि उनका समुचित रूप से निस्तारण कर दिया जाए, उन्हें एकत्रित करके इंसिनेटर या फिर भस्मक में अत्यधिक तापमान पर जला दिया जाए। ठीक है, जो अस्पताल से निकल रहे हैं, अस्पताल के अपशिष्ट जो हैं, अस्पताल से जो अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं, जैसे हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो जब हड्डियां जब जुड़ गई, जब सही हो गया, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को काट के हटा दिया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, वो जल में घुलता नहीं है, मिट्टी में जल्दी मिलता नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे इंजेक्शन एक दिन में निकलते हैं, रुई निकलती है संक्रमित, ठीक है, घाव वगैरह को पोंछने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो ये सब बहुत अधिक मात्रा में निकलती है। तो इनका क्या करना चाहिए, इन अपशिष्टों को एकत्रित करके भस्मक या इंसिनरेटर पर, भस्मक या इंसिनरेटर, इंसिनरेटर में जला देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनका तापमान बहुत ही अधिक होता है, तो ये आसानी से जल सकते हैं। तो इस प्रकार से भी अस्पताल के अपशिष्ट का निपटारा किया जा सकता है ना। फिर नेक्स्ट अपशिष्ट है इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के अंतर्गत आ सकता है टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, एसी, रेडियो आदि। ठीक है, तो आजकल देखिए हमेशा मार्केट में नए नए मॉडल के मोबाइल फ़ोन आ ही रहे हैं। ठीक है, तो जब नया मॉडल आता है तो लोग पुराने मॉडल को छोड़कर नए मॉडल की ओर दौड़ते हैं। ठीक है, नए मॉडल का ही फ़ोन चाहिए, नए मॉडल की टीवी चाहिए, हाँ, नए तरीके का फ्रिज चाहिए। तो पुराने तरीके का जो फ्रिज था, वो टीवी था, ये सब क्या हुआ, वेस्ट हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट हो गया। तो इनका कैसे किया जा सकता है, इनको कैसे रोका जा सकता है, इनकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, इन्हें या तो ज़मीन में गाड़ देना चाहिए या फिर इन्हें जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। ठीक, और इनमें जो लोहा, निकल, तांबा आदि का उपयोग किया गया है, तो उसको निकाल करके उसका पुनः चक्रण कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट को का भी निपटान करना चाहिए। तो मृदा प्रदूषण में बस इतनी ही चीज़ें हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रेडियोधर्मी प्रदूषण के बारे में।